रैंक 1 हो जाएगा, ये मुझे बिलीव नहीं था कि आप अपना जिस दिन आप सोच रहे हो कि मैं ARS दूंगा, तो उसी दिन ही आप जाके अपना सिलेबस को प्रिंट कर लो। उस टाइम भी मैं रोया था, लेकिन वो दुख वाला रोया था कि नहीं हुआ था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, और जो मैं पहला अटेम्प्ट था उसमें भी मैं बस 1 मार्क्स से मेरा रह गया था। नोट्स ऐसे होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं दूसरों को समझा रही हूँ। 1,20,000 का हो जाता है, और इन हैंड आपका बिना इनकम टैक्स काटे अराउंड 90,000 के आसपास आ जाता है। नोट कौन सा बुक स्ट्रेटली फॉलो करना है, कोई भी बुक ऐसे स्ट्रेटली फॉलो नहीं करना है, आपको सिलेबस को फॉलो करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ARS बना हूँ, ये मेरा 5-6 साल से सपना था। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो सर आपने 2 टाइम्स जो है ARS का जो प्री क्लियर किया, उसके बाद में 2 टाइम्स आपने मेंस भी लिखा है, सो यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे क्वेश्चन के लिए आपको एक पेज मिलेगा, जैसे पूरा एक A4 साइज का पेज होता है, कि मेंस जो होता है वो आपका जगह पक्का करता है, और इंटरव्यू जो होता है वो आपका रैंक पक्का करता है। किस प्रकार के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे गए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? सर्वे वाले ने क्या करते हैं, एक बायोडाटा मांगते हैं, तो जो एंजाइटी होता है ना, आपको उसको सप्रेस करना पड़ेगा। IRA का जो IRA का फेम है वो स्टूडेंट्स की वजह से है। अरे ARS कहाँ होगा हमारा, वो तो IRA बच्चों का होगा, ऐसे होता है। ऐसे आपको कहीं पे ऊंचा जाना हो तो आपको कभी ना कभी नीचा देखना पड़ेगा। चेंज द नैरेटिव, लाव एट द प्लेसेस वेयर यू हैव क्राइड अर्लियर। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आई अराइवल यूट्यूब चैनल पर। और ARS टॉपर्स के जो सीरीज है उसके अंदर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर स्मृति रंजन सर। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब की हाल ही में एग्रोनॉमी के अंदर ARS में फर्स्ट रैंक आई थी, तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ IRA वाले चैनल को, और स्पेशली रोहितास को और सुधीर को, जो मुझे बुलाए यहाँ पे मेहमान की तरह। कुछ मैं अपने जूनियर को, कोई भी देश के भर में जितना भी विद्यार्थियाँ हैं, सबको मेरे जो स्ट्रेटेजी था या फिर मेरे जो भी प्रिपरेशन के टाइम का कुछ बातें मैं उनसे साझा कर सकता हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर स्मृति रंजन प्रधान है। मैं बेसिकली उड़ीसा का एक छोटा सा गाँव सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, उड़ीसा स्टेट के, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो UG था वो उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUT भुवनेश्वर से 2018 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैं JRF में ऑल इंडिया रैंक 3 था मेरा एग्रोनॉमी में। और मैं उसके बाद मेरा MSc एग्रोनॉमी में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ का डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी से पास किया था 2020 में। उसके बाद मैं SRF दे के फिर से वही सेम डिवीजन में अपना PhD 2020 से स्टार्ट किया था, और 2023 में एग्जैक्टली 3 साल में मैं मेरा PhD ख़त्म करके डॉक्टरेट का भी जो था वो ले लिया था डिग्री। तो हाल ही में मेरा लास्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है KVK में, वो भी ASRB एग्ज़ाम कराता है। तो उसमें मेरा पोस्टिंग अभी ICR KVK ईस्ट सिक्किम में है, और मैं वहाँ पे SMS एग्रोनॉमी के तहत कार्यरत हूँ। और जो मैं लास्ट टाइम का ARS एग्ज़ाम था उसमें मैं फर्स्ट रैंक लाया हूँ इस बार का जो। तो मैं अगले कुछ ही दिनों में एक साइंटिस्ट की तरह ICR में ज्वाइन करूँगा। तो इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, और जो मैं पहला अटैम्प्ट था उसमें भी मैं बस 1 मार्क्स से मेरा रह गया था। इंटरव्यू दिया था, फाइनल लिस्ट में रह गया था। तो इस बार मेरा हो गया है, तो बहुत खुश लगता है। बस तो डॉक्टर साहब बात करते हैं उस लम्हे की, उस पल की, जिस टाइम पे आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन भी हुआ है और उसके साथ ऑल इंडिया रैंक आपकी फर्स्ट आई है। तो सर वो कैसी फीलिंग्स थी, और आपको किसने बताया कि रिजल्ट आ गया? आपने खुद ने चेक किया, किसी और ने बताया कि आपकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है? यस, जैसे मैं बताया कि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, और ARS बनना वो एक, कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो उसका एक ड्रीम होता है। जैसे हम UG में पढ़ते थे तब से एक ड्रीम था कि नहीं IRA जाएंगे तो सब बोलते थे कि ARS ही बनना है। अब मैं लास्ट टाइम ट्राई भी किया था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ चूक हुआ जिसके वजह मेरा नहीं हो पाया। तो इस बार मैं एग्ज़ाम तो दिया था, और हमेशा क्या होता है, जैसे मेरा दिसंबर 5 तारीख को 2024 में इंटरव्यू था, और हमेशा क्या होता है कि आधा घंटे के बाद मतलब 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट। लेकिन इस बार ये हुआ कि दिसंबर 17 तारीख का शाम था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता अभी भी। मैं ऑफिस से जस्ट ख़त्म करके 5:30 बजे निकल ही रहा था, एक कार में था, मेरे सर के साथ जाता हूँ, कॉलीग्स के साथ वापस मेरा जो घर है वहाँ पे रहने के लिए रहता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जा ही रहा था, एक मेरा दोस्त है वो भी ARS है, तो वो मुझे फ़ोन किया था। तो वो बोला कि अरे कॉन्ग्रेचुलेसन, तू टॉप किया है। तो उस मोमेंट को मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं सोचा कि
मुझे कोई पीडीएफ भेजो पहले, मैं बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा अच्छा हुआ था, हो जाएगा लग रहा था इस बार, लेकिन रैंक 1 हो जाएगा ये मुझे बिलीव नहीं था क्योंकि जितना भी एक्सपीरियंस थे सबसे मैं जूनियर मोस्ट था इस बार इंटरव्यू में भी। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि अच्छा, मैं बिलीव नहीं हुआ कुछ टाइम के लिए कि मेरा रिजल्ट कि हाँ मैं रैंक 1 लाया हूँ, टॉपर हो गया हूँ। तो फिर मैं पीडीएफ देखा तो उसके बाद मुझे रोना आया था, और इस बार जो रोना आया था वो एक खुशी का रोना आया था। उसी तरह लास्ट टाइम भी जो नहीं हुआ था, उस टाइम भी मैं यहाँ पे आईआरए में था, उस टाइम भी मैं रोया था, लेकिन वो दुख वाला रोया था कि नहीं हुआ था। तो जस्ट रिवर्स सिचुएशन हैपेंस कि वो बहुत ही खुशी का पल होता है, क्योंकि हम छोटे गांव से आते हैं, हमारे लिए वैज्ञानिक बनना एक सपना होता है, हमारा सपने के साथ साथ हमारे दोस्तों का, घर वालों का, मम्मी पापा का भी सपना होता है, क्योंकि हम भी एक छोटे गांव से आते हैं, ऐसे नहीं कोई बड़े टाउन से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं। तो उस मोमेंट को मैं कुछ टाइम तक बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे चारों ओर। तो ऐसे ही ऐसा कुछ ही फीलिंग्स था। होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो जैसा कि अभी जब हम एआरएस की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो आपने जैसे एसएमएस एसटीओ ज्वाइन किया डॉक्टर साहब, मैं आप सभी को बता दूं कि सर अभी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, सिक्किम के अंदर पोस्टिंग है। सर अभी कहाँ है आपकी पोस्टिंग? मेरा पोस्टिंग एग्जैक्टली गैंगटॉक में है, वहाँ पे जो आईसीआर केवीके है इस सिक्किम करके, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रोनॉमी का ही। तो सर पहले एआरएस की हम बातचीत करेंगे, कैसे आपने प्रिपरेशन की। उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है उसका मतलब क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे एग्जाम होता है, उसमें भी क्या इंटरव्यू होता है, कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है और कैसे होता है सर? मेरा जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है वो भी अच्छा पोस्ट है। कोई बहुत लोग सोचते हैं कि केवीके में अच्छा काम नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा पोस्ट है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, बहुत अच्छा पोस्ट है। वो भी एक साइंटिस्ट के बराबर ही है, और उसका जो एग्जाम कराता है वो भी वही सेम एएसआरबी करता है, जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है एएसआरबी, वो करता है। तो उसमें भी क्या होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है कि उसमें बस प्रीलिम्स होता है, जो नेट का हमारा एग्जाम होता है, एएसआरबी नेट होता है, वो एसएमएस के आईसीआर एसएमएस का जो प्रीलिम होता है वो नेट एग्जाम होता है। उसमें वो क्या करता है 1:5 में रेशियो में इंटरव्यू के लिए जितना भी पोस्ट आया होगा उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उसका इंटरव्यू करा के वो पोस्टिंग देता है अच्छा आईसीआर के केस अच्छा, में। उसमें भी इंटरव्यू होता है। Yes, तो जितने भी हमारे आईसीआर की केवीकेज है yes, उसमें एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या हमारे आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो सीनियर हाँ टेक्निकल हाँ ऑफिसर, P6, दोनों पोस्ट पे एक साथ होता है यस सिलेक्शन। यस ओके। तो सर इसके अंदर हम बात कर ले, मतलब सैलरी की बात कर ले, आपने यस। बताया सैलरी, तो इन हैंड सैलरी हमें कितनी मिल जाती है और ग्रोस सैलरी हमारी कितनी बनती है एसएमएस में? जैसे एसएमएस का है वो भी लेवल 10 है, जो कि गैजेटेड ऑफिसर का होता है, वो भी लेवल 10 है, और उसका जो बेसिक पे होता है वो 56,100 होता है, 56,100 प्लस जो डीए होता है। अब ये डीए जैसे 53% है तो उसका 53% उसमें ऐड हो जाता है, और उसका जो ग्रेड पे है वो 5400 का है। जी सर। तो उसमें आपको लगभग सब कुछ मिला के, जैसे एचआरए होता है, और आप अगर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो तो उसमें कुछ अलाउंसेस होता है, जैसे स्पेशल एसडीए होता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, और एक डिफिकल्ट एरिया अलाउंस होता है, तो वो भी लगभग 10,000 का अलाउंस मिलता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड होते हैं इसका सारा ग्रॉस सैलरी लगभग 1,20,000 का हो जाता है, और इन हैंड आपका बिना इनकम टैक्स काटे अराउंड 90,000 के आसपास आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। और वो सेम चीज़ अगर आपका प्लेन एरिया में हो तो 84 से 85,000 तक, 5-6 हज़ार का डिफरेंस क्या होता है। ये तो जाते ही है सैलरी, मतलब हाँ, जस्ट आप जाते ही ज्वाइन आप करोगे। ज्वाइन करते ही उतना सैलरी मिल जाता है। तो सर जैसे हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है तो क्या मतलब जॉब प्रोफाइल होती है और क्या मेन वर्क क्या होता है इसमें? जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, जो केवीके का रोल, केवीके हमारा एक एक्सटेंशन फंक्शन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन का मेन फंक्शन होता है, जैसे कोई भी चीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशन से डेवलप होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं उसको डेवलप करते हैं और अपना फील्ड में और रिसर्च फार्म में टेस्ट करते हैं। लेकिन उसका जो ऑन फार्म स्पेसिफिसिटी है कि वो फार्मर के फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, वो जो टेक्नोलॉजी हो, फिर कोई वेराइटी हो, कुछ हो रहा है, तो फार्मर फील्ड में कैसे अपना शोकेस कर रहा है तो क्वालिटी को, तो उसको हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके। अपना लोकल को चेक की तरह लेके जो न्यू वेराइटी या फिर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप है उसको हम टेस्ट करते हैं, और फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं कि वो उसको तुम कैसे अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर, ये तो एसएमएस की बात हो गई। और ये लकीली ऐसा होता है कि एक जॉब हाथ में हो और उसके बाद में जो यस टॉप यस। मोस्ट एग्रीकल्चर की जॉब हो उसमें फिर से चेंज हो जाए। तो सर आपने 2 टाइम्स जो है एआरएस का जो प्री क्लियर यस किया, उसके बाद में 2 टाइम्स आपने मेंस भी लिखा है, सो यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो सर हम पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं सबसे पहले। यस।
तो एग्रोनॉमी के अंदर प्रीलिम्स की जब आपने प्रिपरेशन की होगी अपने टाइम पे, क्योंकि आपने जेआरएफ की भी की थी, एसआरएफ की भी की थी, और एक जो ट्रांजिशन फेज है आपने वो ट्रांजिशन फेज देखा है जिस टाइम पे जेआरएफ का जो पेपर था बहुत नॉर्मल पेपर आया करता था। फिर आपने देखा कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आने लगे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आने लगे, एक जो पैटर्न में चेंज हुआ। तो इसके लिए प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी सर? प्रीलिम में जो होता है वो मेनली ऑब्जेक्टिव होता है, जी सर। लेकिन बहुत लोगों का यही एजम्पशन रहता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे मेरे जूनियर से मैं क्लासेस लेता हूँ, तो उनको वो लगता है कि बस वो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करके कर लेंगे। होता है कुछ जगह, लेकिन वो एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम तुमको बेसिक बुक्स पढ़ना पड़ेगा। जी सर। जैसे हमारा एग्रोनॉमी का प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एस आर जी रेड्डी सर। है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी है, बेसिक सब वीड एप्लीकेशन टिकेदार सर का है। जी सर। तो वो कुछ बुक्स ना, जैसे इरिगेशन एग्रोनॉमी है, वो कुछ बुक्स आप ट्राई करो पढ़ने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बस 4-5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दूंगा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हो भी जाता है, लेकिन वो हमको 100% श्योरिटी नहीं देगा। वो पहले हो जाता था सर, लेकिन अभी अभी नहीं आजकल होता है। पैटर्न तो जो चेंज हुआ। असर्शन रीजन आता है उसके लिए सबसे बढ़िया है आप बुक को पढ़ो थोरोली, जो बेसिक्स बुक है। बहुत लोग क्या होता है बेसिक्स को भूल जाते हैं। एग्रोनॉमी इज ऑल अबाउट बेसिक्स। आपको बेसिक्स पता है, इंटररिलेशंस पता है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप सही तरीके से उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि एग्रोनॉमी सारा चीज जो होता है एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी में आ जाता है। इवन आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, एंटोमोलॉजी भी कभी कभी आ जाता है, पैथोलॉजी भी आ जाता है। इसलिए वो बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जो प्रीलिम्स का दे रहे हो, चाहे वो एआरएस का भी प्रीलिम्स और एसटीओ नेट का भी प्रीलिम्स सेम होता है, तो उसके लिए क्या करो, बेसिक्स को अच्छे से पढ़ो, अपना ट्राई करो। मेरा जो स्ट्रैटेजी होता था, क्या होता था, मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाता था प्रीलिम्स का। जो नोट्स है, और नोट्स ऐसे होना चाहिए आपको समझ आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं दूसरों को समझा रहे हो। आपके नोट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे सब पूछते हैं कि सर आपका नोट्स दे दो, आपका बुक्स दे दो। ये नहीं है, मैं कभी किसी का ऐसे फॉलो नहीं करता हूँ। आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद कैसे करना है। और जो मैं बोलता हूँ कि खुद का बुलेट पॉइंट में नोट बनाओ। जी सर। पहले आप क्या होता है, कोई भी टॉपिक हो, ले जाओ, बुक्स पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, उसका बुलेट पॉइंट में नोट बनाओ। ये इतना बढ़िया होता है आपको, क्योंकि धीरे धीरे लगेगा ना कि आप सब कुछ ग्राफ्स करने लग रहे हो धीरे धीरे। आपको जब पहले देखोगे इकोनॉमी का बुक, डर जाओगे, इतना वॉल्यूमिनस बुक में कैसे पढूं, वीड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, क्या क्या नहीं है उसमें। जी सर। तो उसको क्या करो, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, और उसको क्या करो, बुलेट्स पॉइंट में कोई अच्छा कॉपी ले लो मोटा सा, और उसमें लिखना स्टार्ट करो। जी सर। उसमें ऐसे नहीं लिखना है कि डेफिनेशन लिखना है, सब कुछ लिखना है। बुलेट पॉइंट, क्या मुझे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर क्या मैं इसका इंटरलेशन कर सकता हूँ, उसी हिसाब से उसको धीरे धीरे बनाओ। और एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो हमारा बुक्स का टेबल्स। ठीक है, टेबल्स लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि टेबल्स को पढ़ना होता है। और ज़्यादातर डाटाबेस जो जितना भी क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम टेबल से ही आता है। मेनली जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी बुक्स है, उसका जो टेबल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं क्या किया था, मेरे टाइम में मैं क्या किया था, सारा जो टेबल से उसको स्कैन कर लिया था। स्कैन करके क्या किया, एक पीडीएफ उसका बना लिया था। जी सर। ठीक है, और हमेशा उसको मेरा स्टडी टेबल में आगे रहता था। तो जब भी कभी कुछ बोल लगे, कुछ पढ़ने का मन ना किया हो, तो एक रेड पेन लेके, ग्रीन पेन लेके ना वो टेबल को पढ़ने लगो धीरे धीरे। क्योंकि वो ऐसे नहीं होगा कि एक रात में मेमोराइज हो जाएगा या फिर 5 दिन में हो जाएगा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आप डेली ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे ना उसको, तो वो अपना मन में धीरे धीरे घुसता जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये सबसे मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट है कि उसको एक जगह समराइज कर लो जी। कहीं पे। और जो मैं बोला बुलेट्स पॉइंट्स का नोट क्यों जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, बुलेट्स पॉइंट में नोट करोगे तो लास्ट डे में क्या होता है, इतना बड़ा बुक्स रखा होता है, एग्जाम 2 दिन होता है, तुमको कंफ्यूज होता है कि पढ़ूँ मैं क्या। जी सर। तो जब आपका खुद का नोट्स होता है, मैं खुद फील किया हूँ, अगर खुद का नोट्स होता है आप, तो लास्ट 2 दिन में भी आप बहुत कुछ एक साथ रिवाइज कर सकते हो। इवन आप होल सिलेबस को 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो। जी सर। सर ये तो हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, आपने बताया ये जो नोट्स, तो क्या सर ये मेंस में भी ये नोट्स काम में आते हैं जो आप प्रीलिम्स हाँ, के लिए बता रहे हो, या उसके लिए अलग तरीके से कुछ नोट्स बनाना चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स की तो सर जो जेआरएफ और एसआरएफ की तैयारी करते हैं उसी सेम पैटर्न में वो प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जो हमारी मेजर जो बुक्स है वो आप उनको फॉलो कीजिए और उनको रेगुलरली अगर वो पढ़ेंगे, जैसे कि जो हमारी अभी एक और एग्रोनॉमी कम्पिटिटिव जो बुक है डॉक्टर आर एस मीना सर की, वो भी एक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक आई है जब से वो मार्केट में आई है। सब लोग उसको प्रेफर भी करते हैं वो भी। तो सर आपने भी आर एस मीना सर की बुक को प्रेफर किया था? अभी तो मैं एआरएस के टाइम उसको इतना प्रीफर नहीं किया था, क्योंकि वो बुक हमारा जेआरएफ एसआरएफ के टाइम नहीं था, बाद में आया। हाँ। लेकिन मैं रखा हूँ मेरे पास कुछ कुछ टॉपिक जो उसमें है बहुत अच्छा है, जैसे न्यूट्रिएंट का है,
बहुत ही अच्छा है। उइड का भी टीके दास का ही उसको हाँ, मतलब वो समराइज करके दे शॉर्ट दिया फॉर्म है, है। तो बहुत अच्छा है ऊपर। हम्म, और तो और उसमें और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो एआरएस का प्रिपरेशन होता है वो आपका सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना जिस दिन आप सोच रहे हो कि मैं एआरएस दूंगा, हम्म, तो उसी दिन ही आप जाके अपना सिलेबस को प्रिंट कर लो। हम्म, सिलेबस को प्रिंट करके देखो कि उसमें क्या है, हम्म, पहले 2 बार पढ़ो, ठीक है? हम्म, तो उसमें क्या होता है, और जो भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे उसको कीवर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करो, हम्म, ठीक है? वो कीवर्ड के ऊपर ही आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे वो प्रीलिम हो चाहे मेंस हो मैक्सिमम, मेनली मेंस में। प्रीलिम में भी उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है, हम्म, ठीक है? तो उसमें क्या करना है आपको, जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि इंडिया में कितना एरिया में राइस एरिया है, हम्म, ठीक है? लोग पूछते हैं राइस स्वीट एरिया कितना है, सबको पता है 10.5 मिलियन होता है, लेकिन राइस एरिया कितना है किसी को पता नहीं होता है, ठीक है? तो उसमें लेकिन क्या है देखना, आपका फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सटेंड द क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया, वो इतना ही लिखा हुआ है, लाइक ऑयल सीड पल्सेस ये सब। तो उसी चीज को लेके एक्सटेंड ऑफ ये एरिया, मतलब आपका क्रॉपिंग सिस्टम में कितना कितना एरिया है, बिल्कुल उसी सर। चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सिलेबस को डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए जैसे क्या हुआ था लास्ट टाइम में एआरएस जो था उसमें एमएससी एलिजिबिलिटी था, इस बार जो एआरएस दिया था इसमें पीएचडी एलिजिबिलिटी था, तो इसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा फास्ट था इस बार। तो इस बार जैसे एमएससी हो गया है, वो सिलेबस फिर वापस वो एमएससी वाला हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा एडवांस सिलेबस नहीं है, जो बेसिक्स है। इसलिए मैं बोला कि बेसिक्स को अच्छे से पढ़ो, उसमें बेसिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मेनली वाटर मैनेजमेंट का बहुत 4 यूनिट होता है उसमें लास्ट ईयर सिलेबस में, तो उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ को। तो सर वाटर मैनेजमेंट जैसे आपने बोला, जैसे हम एग्रोनॉमी को अगर डिवाइड करते हैं तो जो मेजर जैसे जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं कि एग्रोनॉमी में जो क्रॉप ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी होती है एक यस, पोर्शन हो गया। यस, दूसरा हमारा जो पोर्शन आता है वो ड्राई लैंड एग्रोनॉमी। तीसरा जो हमारा पोर्शन हम बोल सकते हैं वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। ये मेजर हो गया। और हम एक अगर यूनिट हम अगर खुद से बनाए तो जो भी हमारी जितने भी प्रैक्टिसेज है, मतलब जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोले या ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जितने भी टाइप ऑफ हम रिसेंट एग्रीकल्चर, ट्रेंड्स जो है। हाँ रिसेंट ट्रेंड्स, तो सर इनको मतलब कैसे आपने कवर किया और कौन कौन सी बुक्स फॉलो की? बेसिक बुक्स तो हो गई हमारी, रेडियन रेडी हो गई, एसआर रेडी हो गई, 2 बुक। इरिगेशन एग्रोनॉमी के लिए, इरिगेशन के लिए आपने मेजरली कौन सी बुक फॉलो? इरिगेशन के लिए सबसे जो अच्छा बुक मुझे लगता है इरिगेशन एग्रोनॉमी है, वो भी एसआर रेड्डी का ही है। वो सेम है, एसआर रेड्डी का जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी है उसका कंटेंट सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? और आपने जितना टॉपिक बताया रोहिता, सब बढ़िया है। और एक उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छोड़ दिए, वो है स्टैटिस्टिक्स। वो तो हाँ। स्टैटिस्टिक्स का एग्रोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के एग्रोनॉमी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा आप प्रीलिम का क्वेश्चन फेस करोगे, उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पक्का मिलेगा। बिल्कुल सर, और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में वो भी बेसिक्स, ऐसे नहीं कि कोई बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिक्स आता है। जैसे आपका पहले आ गया मीन मीडियन मोड, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। और एक टॉपिक जो होता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसका प्रिंसिपल्स होता है जैसे रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, लोकल कंट्रोल। और आता है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का है। वो तो अब चाहे हमेशा स्प्लिट प्लॉट का ले लो, वो फॉर्मूले आरबीडी याद का, करो और उससे और ही फार्मूले को समझ बस कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करना है, 1 घंटा भी आप पढ़ोगे ना, आप कुछ क्वेश्चन आपको सॉलिड आ जाएगा। आएगा। तो स्टैटिस्टिक कभी नहीं भूलना है, हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक सर। है? और जो मैं बताया कि कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे बेसिक्स होता है, क्रॉप इकोलॉजी, ज्योग्राफी, वो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी में बहुत बढ़िया दिया गया है। जैसे पहले 3-4 चैप्टर है, वो बहुत बढ़िया है। जैसे सॉइल एनवायरनमेंट होता है, कुछ कुछ बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कार्टन एक्सचेंज कैपेसिटी हो, क्या होता है वो, सॉइल कॉलोइड्स क्या होता है, फास्फोरस फिक्सेशन कैसे होता है, वो कुछ कुछ चीज़ आपका सॉइल का उसमें बहुत बढ़िया दिया गया है रेड्डी एंड रेड्डी में। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप सॉइल साइंस का भी कुछ कुछ बुक्स के ऐसे हुई, तो मैं बोला ना कि आपको बुक ओरिएंटेड नहीं होना है, आपको सिलेबस ओरिएंटेड होना है। मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, मैं उसको कहाँ से बेस्ट तरीके से पढ़ पाऊँ। चाहे आपको मोबाइल का भी आजकल नहीं, इंटरनेट का भी बहुत फैसिलिटी है, आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, कोई पीडीएफ देख लिए, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिए, वो भी होता है आपका आउटलुक बढ़ाने के लिए। तो आपको कभी भी, मैं बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक स्ट्रेटली फॉलो करना है, कोई भी बुक ऐसे स्ट्रेटली फॉलो नहीं करना है, आपको सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस में ये टॉपिक है, इसको मैं कहाँ से बेस्ट तरीके से पढ़ पाऊँ, वो सबसे बेस्ट होता है। तो प्रीलिम के लिए आप, जैसे हो गया ये दोनों बुक तो पक्का पढ़ना है, जैसे रेड्डी एंड रेड्डी, एसआर रेड्डी का बुक हो, और उससे बेटर आप पढ़ सकते हो को टीके दास उइड के लिए पढ़ सकते हो,
टिकेदार सर का बुक जो है वो बहुत बढ़िया बुक्स है तो उसका। फिर वो बहुत वास्ट है क्या, हाँ, कंप्लीट उसको पढ़ना चाहिए क्या? नहीं वो वही तो बोला मैं कि आपको आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उनको आप उनको देखो आप जाके। पढ़ना है, ऐसे नहीं कि वो पूरा बुक को पढ़ना है। आप चाहे RS मीना सर का जो इकोनॉमिक फैक्ट्स बुक है उसको पढ़ो, लेकिन आप सिलेबस में पढ़ो। और मैं हमेशा बोलता हूँ वीड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो है हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। और ये परसिस्टेंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनली हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। आपको हर साल ARS में, प्रीलिम्स में, मेन में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मिलेगा सर, क्योंकि ये मेजर, अगर हम आज देखें तो ये मेजर प्रॉब्लम भी तो है रेजिस्टेंस की, Yes, इसलिए क्वेश्चन बहुत तो बहुत ऑफ कोर्स वहां से बहुत आएगा। इसलिए अभी रिसेंट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो उसको भी आप RS मीना से पढ़ सकते हो जो बुक है, या फिर SRD से पढ़ सकते हो। जो बेसिक बेसिक चीज ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा टेबल्स को पढ़ना है, टेबल्स का डाटा थोड़ा धीरे धीरे मेमोराइज होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेमोराइज नहीं हो रहा है, एक बार में एक रात का काम नहीं होता है। आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं RS बना हूँ, ये मेरा 5-6 साल से सपना था, तब से मैं धीरे 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 इसको ग्रास्प करना पड़ता है आपको। तो आपको हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, हार्ड वर्क का कोई अल्टीमेटम नहीं होता है, कोई दूसरा उसका जो और मतलब रिवर्स का कोई नहीं है उसका, और उसके बराबर कुछ नहीं है। बिल्कुल और स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। आप बस पढ़े जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ ना कुछ फिर थोड़ा अपने भी लगाना पड़ेगा जी दिमाग। सर। उसके अलावा सर हमने प्रीलिम्स की तो मेजरली हमने बात कर ली, मतलब मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए। उसके अलावा सर मेंस की मेनली बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम मोस्टली इंटरेस्ट भी ये होता है कि ये रिटन एग्जाम होता है, तो Yes. थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्टिव में अच्छा हो सकता है, डजेंट मीन कि वो राइटिंग में अच्छा हो। तो राइटिंग में अपने आप को कैसे अच्छा बनाए? कोई स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा है, वो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेता है, पढ़ लेता है, याद कर लेता है, बट उसको राइटिंग से डर लगता है कि मैं कैसे क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर पाऊंगा। एक लिमिटेड वर्ड्स स्पेस वहाँ मिलता है हमें मेंस एग्जाम में, उस लिमिटेड स्पेस के अंदर किस प्रकार से अपने क्वेश्चन आंसर को ऐसे फ्रेम करें कि एग्जामिनर को हम बेहतर तरीके से अपने आंसर को समझा पाए। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, और उसके लिए नोट्स आपने कैसे बनाए, और उसके लिए आपने कैसे पढ़ाई की? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ARS का बाद हम जब भी उठाते हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो मेंस होता है। सर, क्योंकि प्रीलिम तो आपका JRF SRF जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हाँ, अगर लगेगा, आपने और अच्छा नेट की आपके बेस है तरह तो आपका निकल बेस जाते हो हैं। तो आप तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ARS आपको बनाता है वो है मेंस, जी सर। जिसका मार्क काउंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम। तो मेंस में क्या होता है, मेंस से सबका बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस बहुत वॉल्यूमिनस राइटिंग होता है। बहुत ही एक बड़ा सा बुकलेट देते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। एक बड़ा सा बुकलेट दे देते हैं, उसमें जैसे बहुत क्वेश्चन होता है, कुछ 5 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव होता है। जो लास्ट ईयर का मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें क्या होता है 240 मार्क्स का टोटल होता है। सर MSc वाला बताओ, मतलब हाँ, क्योंकि MSc वापस वाला से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम PhD का था। हाँ, तो वो तो वापस से हाँ, चेंज हो गया। जो पहले हुआ था मैं वो भी दिया था मैं, लास्ट टू लास्ट ईयर जो था MSc एलिजिबिलिटी में, उसमें क्या होता है 240 मार्क्स का आपका टोटल होता है। जी सर। और 60 मार्क का इंटरव्यू होता है। जी सर। तो टोटल 300 मार्क्स होता है। तो जो 240 का मेंस का मार्क होता है उसमें क्या होता है आपको 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है उसमें। तो उसमें प्रीलिम्स का बहुत रोल होता है। अच्छा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है? ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे ऑब्जेक्टिव होता है वो, ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव होता है 4 ऑप्शन वाला। उसमें क्या होता है आइदर वो फिल इन द ब्लैंक्स देगा, या फिर 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होता है 80 मार्क का। तो उसमें क्या होता है ट्रू फॉल्स तो यार देता है, फिल इन द ब्लैंक्स देता है, और आइदर 2 छोटा छोटा न्यूमेरिकल देता है, छोटा न्यूमेरिकल या फिर छोटा डेफिनेशन, कुछ भी दे सकता है वो। 2 मार्क का फैचिंग करने के लिए ऑब्जेक्टिव का कुछ भी दे सकता है, किसी का डेफिनेशन पूछ लेता है, इसका कुछ भी पूछ लेता है। तो वही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या हुआ 80 मार्क चला गया ये, तो आउट ऑफ 160 मार्क जो होता है उसमें क्या होता है 10 मार्क का 6 क्वेश्चन होता है, और 20 क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। तो काफी लंबा होता है, 3 घंटा में करना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको तो राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे करना पड़ेगा, आपको पहले से ही माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि मेरे पास 3 घंटा टाइम है और मैं किसके लिए कितना टाइम दूं, जी सर, ताकि मेरा 3 घंटे में मैं कंप्लीट करूं। आपको जो कॉपी कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे क्या होता है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, आता तो सब कुछ है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, इतना वॉल्यूमिनस वो होता है, वो एग्जाम में होता है। तो उसमें क्या होता है आपको जो पहले है आपको देखना पड़ेगा। उसमें क्या होता है क्वेश्चन जो बुकलेट होता है उसमें
5 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको एक पेज मिलेगा, जैसे पूरा एक A4 साइज का पेज होता है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर शेड ऐसे भी लिखा होता है, बस इतना ही। तो आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ले देता है कभी कभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक टर्म, डिफाइंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 5 मार्क्स, और उसमें एक पेज का वो वैकेंट देता है A4 साइज का। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 2 पेज का देता है, एक में क्वेश्चन लिखा होगा और 2 पेज खाली होगा। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो राइटिंग स्पीड है। राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाओगे? हमेशा आप जब भी रूम में बैठोगे पढ़ने की कोशिश मत करो, हमेशा पेन लेके एक A4 साइज का पेपर जो आता है बंडल वो ले आओ, और आप एक क्वेश्चन को लेके उसके नीचे एक पेज लिखने का ट्राई करो। और लिखने का ऐसे ट्राई करो जैसे आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो, आपको अराउंड 4 to 5 मिनट्स के अंदर लिख देना चाहिए एक पेज। आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैसे लिखना है, फिर आपको बैक जाना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस जो है, वो इसलिए मैं बोलता हूँ सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का जो भी कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको उसको नोट्स करना पड़ेगा। नोट्स कैसे बनाओगे? जो मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी बुक ओरिएंटेड नहीं होना है कि मुझे एक बुक से ही सब कुछ मिलेगा। आपको वो कीवर्ड्स को, उसी टॉपिक को कौन सा बुक में अच्छा दिया है, कभी कभी बुक्स में नहीं भी मिलता है, आपको नेट से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक रेडीमेड एक पेज का नोट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे वो नोट्स आपके पेन टिप में होना चाहिए। आपको वहाँ पे ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट लगाओगे सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको पहले तो नोट्स बनाना है, और नोट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5-2 महीना में आराम से बन जाता है। तो उसके बाद जो मेन डिफिकल्ट टास्क है वो नोट्स को अपने दिमाग में बैठाना, ठीक है। और जब भी नोट्स बनाओगे उसमें भी क्या क्या करना है मैं थोड़ा बता देता हूँ। नोट्स बनाओगे, जैसे हमारे एग्नो में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक होता है और उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन को हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक से लो या फिर कोई मैनुअल से लो, चाहे जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो, सीमिट वाले अच्छे करते हैं तो उनका जो मैनुअल वगैरह होता है वहाँ से ले लो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और उसका रेफरेंस दो जब लिखो। और उस जब लिख रहे हो, वो लिखता है इसलिए कि क्वेश्चन में राइट साइंटिफिक आंसर, तो आप साइंटिफिक क्या लिखोगे? साइंटिफिक आंसर का मतलब ये होता है कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसका लास्ट में साइटेशन दो कि FAO 2008, IFOM 2008, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिखो, डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो और उसका ब्रैकेट में लिखो कि IFOM 2008, या फिर कोई दिया है कोई एटल लिखो कि डॉबरमैन एटल दिया है, कोई प्रिसीजन न्यूटन मैनेजमेंट का कोई दिया है, तो ऐसे उसका लिखो। तो साइंटिफिक जब लिखोगे ना तो उनको उसमें एक क्वेश्चन में आधा मार्क का पक्का डिफरेंस होगा। और आप क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन में आधा मार्क डिफरेंस कर लेंगे तो आपका 10 मार्क का डिफरेंस ऐसे ही आ जाएगा जी सर। और उसमें क्या करना है, और एक चीज जो मैं करता था, नोट्स बनाने के बाद आप जब भी खाली टाइम में देख रहे हो थोड़ा नेट में सर्च मार के देखो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सर्च मार दो, प्रिसीजन न्यूटन मैनेजमेंट सर्च मार दो, रिमोट सेंसिंग सर्च मार दो। तो उसमें क्या आता है, छोटा छोटा अच्छा ग्राफिकल फिगर आता है, जैसे वो आपका 30 सेकंड में बन जाएगा। ऐसे एक बीच में डाल दिए प्रिसीजन न्यूटन मैनेजमेंट, ऐसे मतलब 4 विंग बना दिए, कुछ लिख दिए। तो वो चीज़ को ना धीरे धीरे आप अपना आंसर जो नोट्स बनाए हो छोटा छोटा फिगर बन के डालना स्टार्ट करो। तो वो क्या होता है, एक तो जो एग्जामिनर कॉपी इवेलुएट करता है उसका दिमाग में भी होता है कि नहीं ये कुछ अलग लिखा है बाकी लोगों से। और दूसरी बात है, आपका जो कॉपी है वो हरा भरा लगेगा, जैसे जगह ऐसे नहीं लगेगा कि स्पेस छूट गया है, तो उनका मन में एक डिफरेंट इंप्रेशन क्रिएट करता है। और जो एक बात है मेंस राइटिंग में, वो है कि आपको जो भी लिखना है वो पिन पॉइंट लिखना है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे लिख रहे हो आप डेफिनेशन लिख दिए, फिर जैसे हम यूजी में लिखते थे फिर लिख दिए कि इन अदर्स वर्ड्स दिस, ऐसे नहीं लिखना है। आप डेफिनेशन लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, ओके लास्ट में कंक्लूजन लिख दिए कि ओके बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस वी विल गेट दिस रिजल्ट और नाउअडेज वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है। और कुछ कुछ चीज़ें होता है जो आपको स्टैंडर्ड नोट बनाना पड़े, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो उसमें पहले क्या लिखना है आपको, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट कर रहा है। और लास्ट में एक ऐसे सजेशन टाइप का लाइन लिखा करो कि ओके बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस will mitigate the climate change so that it will increase the productivity of our country और maintain the food security of our country। तो वो क्या होता है, आपका एक कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट आंसर होता है कि आप इंट्रोडक्शन लिख दिए, उसका कंटेंट लिख दिए और लास्ट में आपका मन का कुछ लिख रहे हो, कंक्लूजन टाइप का, एक लाइन, ज़्यादा नहीं, एक लाइन। तो आपका क्या होता है, सबको जब वो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं दिस इज द कंप्लीट आंसर, उसको फील होगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आंसर जो बोला ना टाइमिंग
4 to 5 मिनट्स में 5 मार्क्स और 9 to 10 मिनट्स में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो ऐसे नहीं कि आप 10 मिनट में एक बार एग्जाम देख मतलब घंटा देखते रहोगे, घड़ी देखते रहोगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या करना है कि आप डिवाइड कर दो कि मुझे आधा घंटा में 6 क्वेश्चन लिखना है। तो आप देख लिए कि 12 बजे स्टार्ट के 12:30 तक मेरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोग क्या होते हैं, मैं जो लोगों का परसेप्शन बताता हूँ, मेरे सीनियर लोग भी हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वो सबसे बहुत एक बुरी आदत है। जैसे हम क्या होता है, तुम कर रहे हो काम सपोज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे, प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, जब वो क्वेश्चन देख लोगे एग्जाम में क्या होता है, अरे इसमें तो मैं काम किया हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें क्या करते हैं 15 मिनट ले लेंगे। तो हमेशा दिमाग में यही रखना है कि मुझे चाहे 15 मिनट लिखूँ चाहे 20 मिनट लिखूँ, इसका फुल मार्क जो है वो 10 मार्क है कि 5 मार्क है, उससे तो ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको हमेशा दिमाग में यही बैठ के चलना चाहिए कि स्टिक टू द टाइम। कुछ नहीं भी आ रहा है, आप कुछ बना के लिख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मार्क मिल ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका स्टेट मार्क कट जाएगा। इसलिए छोड़ के मत आना है, नहीं आना है। चाहे आप कुछ थोड़ा सा कम लिख के आओ, लेकिन पूरा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग, बहुत कैसे आंसर लिखना है, क्रिस्पी आंसर आपको लिखना है, ताकि आप एग्जामिनर जो है उसको आप अट्रैक्ट कर सको। तो सर इसमें तो आपने कंप्लीट जानकारी दे दी कि सिलेबस को ध्यान में रख के ही आप तैयारी करो हमेशा। मतलब आप कभी भी किसी बुक के पीछे मत जाओ और कोशिश करो कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो है, जो हमारा रेफरेंस जो भी है, उसको आप फॉलो करो। तो सर उसके बाद में मेंस का रिजल्ट आ गया मतलब आपका। तो अब इंटरव्यू की हम बात करते हैं, क्योंकि मेंस की भी राइटिंग अच्छे से कर ले, प्रैक्टिस कर ले, बट जो मेजर जो पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हैं कि मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी नॉलेज टेस्ट तो उन्होंने कर लिया। इंटरव्यू का क्या सीन होता है सर मेजरली, मतलब जो किस प्रकार के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे गए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? जैसे इंटरव्यू का बाद आने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक हम टैगलाइन होता है कि मेंस जो होता है वो आपका जगह पक्का करता है, और इंटरव्यू जो होता है वो आपका रैंक पक्का करता है। ठीक है, अगर मेंस आप अच्छा लिखे हो तो आप इतना तो सियोरिटी आपके पास मन लगने लग जाता है कि मेरा अच्छा हुआ है मेंस, मेरा रैंक आ जाएगा। लेकिन आपका कौन सा रैंक आएगा वो आपको इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो होता है वो ऐसे नहीं होता है कि कुछ आप पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होता है, लेकिन वो ज़्यादातर आपका बेसिक्स जो बोला, इसलिए मैं बोला कि बेसिक्स बुक्स पढ़ो, यहाँ पे आपको बहुत काम आता है। आपके आसपास आप क्या देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है कहीं पे सुनी चीज़ें भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। जैसे इस बार मेरा इंटरव्यू था, मुझे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन था कि तुम कहाँ कर रहे हो काम। और इंटरव्यू में क्या होता है, जाने से पहले आपको एक वो एसआरबी वाले ने क्या करते हैं, एक बायोडाटा मांगते हैं। उसमें आपका सारा चीज़ होता है कि आप कहाँ से यूजी पीजी पीएचडी किए हो, किस में रिसर्च किए हो, कितना बुक पब्लिकेशंस क्या है, क्या बाकी चीज़ क्या है, ट्रेनिंग कहाँ किए हो, कंडक्ट क्या किए हो, बहुत सारी चीज़ होता है, जेआरएफ एसआरएफ क्या पे हो। तो उनके सबके पास एक कॉपी रहता है जितने पैनल मेंबर होते हैं। तो इस बार जैसे मैं पहले गया था तो मुझे पूछे कि, मैं सोचा था क्या पूछेंगे, तो मुझे पूछे कि केवीके, जैसे मैं एसएमएस हूँ अभी, केवीके क्या है, एसएमएस का रोल क्या है, अभी सिक्किम में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हाल है। तो वो इंटरेक्टिव टाइप होता है। आपको आपको जो प्रोफाइल है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सपोज आप उसमें आपका जो बायोडाटा फॉर्म है वहाँ पे लिखे हो कि आप कोई ट्रेनिंग अटेंड किए हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रोनॉमी अटेंड किए हो सपोज को, तो आप रेडी रहना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्रोनॉमी का क्या रोल है, या फिर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका क्या है। तो उसके जो आप वहाँ पे लिखे होगे, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको डिफेंड करने के लिए, ताकि उसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप फील किए हो, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस किए हो लाइफ में, वो चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो चीज़ का बहुत रोल होता है। और इंटरव्यू ऐसे होता है कि इंटरव्यू में पेशेंस भी बहुत होता है। जैसे इस बार मेरा क्या हुआ था, सुबह से बुला लेते हैं वो लोग, 8 बजे बुला लेंगे, और मेरा इंटरव्यू हुआ था शाम के 6 बजे। तो तब तक आपको क्या होगा, प्रॉपर ड्रेस अप में वहाँ पे बैठना, एक जाता रहेगा, एक आता रहेगा। वो पीरियड जो होता है ना, और बहुत मुश्किल होता है। एक दिन आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, ना प्यास लगेगा ना भूख लगेगा। तो जो एंजाइटी होता है ना, आपको उसको सप्रेस करना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आपको फंबल नहीं करना है। बहुत से अच्छा बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे जाकर डर जाते हैं कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत चीज़ पता होता है, आपके दिमाग में बहुत चीज़ आता है। आप बस स्कूल काम जाके उनके बाद पहले सुनो। जो इंटरव्यू का सबसे बड़ा रूल है, पहले वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। ऐसे नहीं कि वो बोलने से पहले आप बोलने लग रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो, ऐसे नहीं है। आप वो बोल रहे हैं, 3 मिनट सोचो, ओके सर बोल के सुनो उनके बाद वो पहले क्या बोलना चाहते हैं। फिर उनको एंटिसिपेट करो कि नहीं है सर ये ठीक है, ये नहीं है,
ऐसा नहीं कि लैंग्वेज का कोई बैरियर होता है। अब इंग्लिश में डिफ़िकल्टी हो रहा है, वहाँ पे साफ-साफ लिखा भी होता है। आप हिंदी पे भी इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन आप जो बोलना चाहते हो आप उसको क्लियरली बोलो, प्रैक्टिकल वे में बोलो। इसलिए जब आप भी मैं सबको यही सलाह दूँगा जो आगामी पीढ़ी के बच्चे हैं, जब भी आप फील्ड जाते हो, रिसर्च कर रहे हो, आपके आस-पास की चीज़ देखो, हुँ, क्या हो रहा है? जैसे इस बार मुझे पूछे थे वहाँ पे कि जैसे सरकार ने क्या किया है अभी यूरिया का बैग कम कर दिया है, 45 केजी 45 कर दिया है, अभी यूरिया गोल्ड आ रहा है वो 40 केजी कर दिया है। यूरिया गोल्ड का 40 का है। तो वो पूछे कि इसका रिलेवेंस क्या है? तो मैं भी थोड़ा सोचा कि क्या बताऊँ? फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ओके हम पढ़ते हैं हमेशा कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी पढ़ते हैं, हुँ, लेकिन हम कभी उससे उसे रिलेट नहीं करते हैं। हुँ, तो उसका मैं बताया उनको कि चलो मैं हम 45 केजी कर देंगे तो फार्मर क्या करता है, 1 बैग डाल दिया, 2 बैग डाल दिया बोलते हैं। जैसे पहले 50 केजी डालते थे, वो बैग काउंट बैग करते हैं, काउंट करता वो है। केजी में काउंट तो नहीं करते। गवर्नमेंट का यही पॉलिसी था कि चलो थोड़ा यहाँ पे फर्टिलाइज़र कम कर देंगे, हुँ, तो हुँ, उसी फर्टिलाइज़र में भी उतना ही इफ़ेक्ट आ रहा है, तो 5 केजी नाइट्रोजन यूरिया हम सेव कर रहे हैं। तो श्योर हमको सर। उसका यूज़ एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो हमको उसी तरह से चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा कोई चीज़ों को। कोई भी चीज़ ऐसे कॉन्क्रीट नहीं मिलता है, कोई बुक में लिखा होगा कुछ चीज़ें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी एग्रोनॉमी स्टूडेंट हो, आपको आपका आँख भी खुला रखना चाहिए, कान भी खुला रखना चाहिए। तभी जाके आप बिल्कुल, अच्छा एग्रोनॉमिस्ट बन पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर आपने बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सबसे मेन तो हमारा जो ये इंटरेक्शन का था, तो मैंने सर से कहा कि सर कुछ वो बातें बतानी है जो कि स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब वो तैयारी करता है, जो गलतियाँ वो ना कर सके, क्योंकि सर ने 2 बार एआरएस लिखा है मेंस और इंटरव्यू सर ने 2 बार दिया है, तो सर को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और सर का इससे पिछली बार भी केवल 1 नंबर से रहा था, तो समटाइम्स वो होता है कि ठीक है, कुछ दिन बाद यस मिलनी है, थी कोई कुछ चीज़, कुछ नए एक्सपीरियंस ऐड होने थे, वो हाँ, सिक्किम वाला एक्सपीरियंस नहीं ऐड हो पाता। वो जो मेमोरीज़ आपने फिर उसके बाद में यहाँ पे रह के सर बनाई, वो नहीं यस, बन पाती। तो सर अब आईआरआई में सर आप लगभग 5 से 6 साल रहे, सर। तो सर आईआरआई का आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? आईआरए तो देखो जैसे एआरएस एक सपना होता है, आप जब भी यूजी में जाओगे तो आईआरए भी एक सपना ही होता है। जी सर। जब भी हम यूजी में पढ़ते हैं, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया पढ़ते हैं, तो ऐसे होता है कि अभी तो आईआरए में यूजी खोल गया है, लेकिन पहले आईआरए पीजी, पीएचडी के लिए था, तो आपको जेआरएफ क्रैक करना है, वो भी टॉप रैंक में क्रैक करना है। जी सर। तो वो एक ड्रीम होता है, हम नॉर्थ इंडिया टूर में आते हैं, देख के जाते हैं, इतना सुंदर कैंपस है, दिल्ली के बीचों बीच है, कितना बढ़िया सुंदर कैंपस है। तो लेकिन सुंदर जो कैंपस है, मैं सबसे बड़ा बात बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि कभी-कभी बहुत लोग चर्चे भी करते हैं कि आईआईएम में ये नहीं है, पॉलिटिक्स होता है, ये होता है, वो होता है, मैं ग्राउंड रियलिटी बोलता हूँ। लेकिन चीज़ें वो नहीं होता है, आईआईएम ही है बिकॉज़ ऑफ स्टूडेंट्स। या ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा रिसर्च होता है, वो तो होता ही है, लेकिन आईआरआई का फेम है, वो स्टूडेंट्स की वजह से है। यहाँ का स्टूडेंट्स जो होता है, वो काफ़ी मेहनती होते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि सबसे टॉप-टॉप बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया का। तो आपको जो मैं बोलता हूँ कि आईआरआई में पढ़ाई अच्छा हो ना हो, वो जो माहौल मिलता है, माहौल। जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो सबसे खतरनाक है। सबसे मतलब बेहतरीन, जो आपको कंपेल करेगा कुछ चीज़ें करने के लिए। जैसे मैं भी सोचता हूँ, मैं पहले आया था, मैं एआरएस होऊँगा, नहीं होऊँगा, इतना डाउट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आके आपको फोर्स कंपेल करेगा कि नहीं, तू कर सकता है, आईआरए पास सकता है। अभी मुझे गूज़बम्प्स हो जाता है ये बोलते हुए। लेकिन एक जो माहौल होता है, जो स्टडी रूम में जाके बैठ जाओगे, वो जो माहौल होता है, वो सबसे बहुत बढ़िया है आईआरए का। और आपको कोई चीज़ का प्रेशर नहीं होता है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ, जैसे अभी कल से कृषि मेला भी है, कुछ है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत एक्सपोज़र है। एक्सपोज़र। बच्चों को हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि जाओ, देखो क्या है वहाँ पे। वो सब चीज़ें जो बोलता हूँ ना, इंटरव्यू में, कोई एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। कहीं पे आप देखी हुई चीज़ें ना कोई पूछ लेता है ना, फिर खुश लगता है कि ओके ये चीज़ भी हो सकता है, मुझे पूछ सकते हैं बोल के। जी। तो आईआईएम में आपको एक्सपोज़र काफ़ी मिलेगा, बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। वो लीडर लाते हैं यहाँ पे, बहुत कॉन्फ्रेंसेस होता है, तो बहुत एक्सपोज़र है। उसी बात को आप एनकेस करना है, उसी चीज़ को, माहौल को आपको एनकेस करना है कि कैसे वो मुझे कंपेल कर रहा है ये चीज़ें। क्योंकि बाकी लोग क्या होता है यहाँ पे, वैसे ऐसे में जाओगे, वहाँ पे जैसे मैं देखा हूँ हमारे ओयूटी हो, कुछ हो, वहाँ पे एआरएस, अरे एआरएस कहाँ होगा हमारा, वो तो आईआरए बच्चों का होगा, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि आईआरए बच्चों का होता है, लेकिन माइंडसेट जो लेकिन माइंडसेट होता है यहाँ वो के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपको सोने नहीं देगा वो चीज़ें। वो चीज़ मैं फ़ील किया हूँ पर्सनली भी, वो इसलिए मैं आईआरए को भी बहुत मानता हूँ। बिल्कुल सर, होप सो आपकी रैंक भी फर्स्ट है, तो यस, डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में हम आपका स्वागत भी कर सकते हैं अगर देखते हैं बेस्ट फ्यूचर। विशेज़ रही हमारे
डिवीज़न से अगर पोस्ट आती है तो होप सो, क्योंकि मोस्टली जो रैंक फर्स्ट आती है तो फर्स्ट चॉइस IRI रहती है। तो सर के साथ और समय बिताने का हमें भी वक्त मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आगे मतलब मोस्टली, क्योंकि एक होता है कि कैरियर, और कैरियर के बाद में और भी चीज़ें होती है जैसे फैमिली सर। तो अभी आगे तो अब सर कब कर रहे हो शादी वगैरह, कब हमें बुला रहे हो? अरे यार अभी तो ये कुछ डिसाइड नहीं किया हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं। अब ये घर वाले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो तो मैं जो बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि एक मेरा कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो चीज़ें। जैसे मेरा लास्ट टाइम ARS, ये मेरा पर्सनल बातें हैं। जैसे मेरा लास्ट टाइम ARS नहीं हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, मेरा जो रूम में मैं पढ़ता था वहाँ पे मैं उस दिन बहुत रोना आया था, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, उस दिन रोना आया था। तो मैं जब इस बार घूमने आया था और रूम में के बाहर जाके एक बार ना ऐसे बैठा कि यही वो रूम था जो लास्ट टाइम मुझे फेल्योर दिखाया था। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको होप नहीं हारना है, उसी फेज को आपको स्ट्रगल के तरह आपको फेस करना पड़ेगा। वो सबके लाइफ में आता है। आपको कहीं पे ऊंचा जाना हो तो आपको कभी ना कभी नीचा देखना पड़ेगा, पक्का देखना पड़ेगा। वो चीज़ को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग वहाँ पे हार जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि वहाँ पे आपका पैशन काम आता है, आपके सब्जेक्ट के प्रति जो प्यार है, आपका जो लगाव है वो काम आता है। वो आपको कंपेल करेगा कि मुझे बनना है, चलो 2 साल बाद बनूंगा, लेकिन बनना ही है। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक लाइन बोलता हूँ कि चेंज द नेरेटिव। हमेशा बोलता हूँ चेंज द नेरेटिव, लाव एट द प्लेसेस वेयर यू हैव क्राइड अर्लियर। जहाँ पे आप रोए हो वहाँ पे जाके हंसने के लिए आप खुद को बनाओ, तभी जाके आपको मजा आएगा। जो चीज़ आपको रुलाया है वो चीज़ आपको कल हंसाएगा, और उसी चीज़ वहाँ पे जाके हंसो जहाँ पे आप रोए थे, तभी जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं सबको इसलिए यही बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और सर आपने समय दिया और ऐसी जो नॉलेजेबल जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी वो आपने शेयर की, सो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जो भी यंगस्टर्स है, जो अभी एग्रोनॉमिस्ट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये तो एक ओनली एक वीडियो है, तो आप प्रॉपर गाइडेंस देते रहे हमें, हमारे जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, और उसमें हम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे सर भी ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन आने वाला है तो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कभी भी सर और हमारे साथ कनेक्ट होके और अपने इंसाइट शेयर करते रहेंगे उस ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी थैंक यू जानकारी दी, सबको। और हम आपको और भी ज़्यादा हाइट्स पे देखना चाहेंगे आने वाले ईयर्स के अंदर, कि आप एज एग्रोनॉमिस्ट जो है हमारे इंडियन जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स है फार्मर्स, उनके लिए कुछ बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के अंदर आपका योगदान रहे। और इसी प्रकार से अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको इंस्पायर करते रहे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो सबको मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सो मच।